नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली सरकार लगातार वैक्सीन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सरकार की तरफ से बताया जाता है कि कितनी वैक्सीन दिल्ली के पास अभी बाकी हैं। और इसी कड़ी में आप विधायक आतिशी ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली में अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जैसे ही युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू होता है उसके बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। हालांकि इस आयु वर्ग के लिए एक दिन में भी कम कोविशील्ड वैक्सीन सरकार के पास बाकी है। आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार से लगातार दिल्ली सरकार अपील कर रही है। केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि 18+ की उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन की सप्लाई बनाई रखी जाए। दिल्ली में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट टाइम वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 2 दिन की कोवैक्सीन का स्टॉक अभी बाकी है। वहीं 24 दिनों के लिए कोविशील्ड का स्टॉक बाकी है। आतिशी ने बताया कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए दिल्ली सरकार को 72,800 डोज कोवैक्सीन की सप्लाई हुई। और मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी है कि अभी तक दिल्ली में जितना वैक्सीनेशन हुआ है, एज ऑन टुडे दिल्ली ने 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं। दिल्ली में अभी तक 60,74,033 डोजेज वैक्सीन की एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। दिल्ली में 30% से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज वैक्सीन की मिल गई है। 46,33,650 लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन की मिल गई है। तो दिल्ली की एलिजिबल पॉपुलेशन का 30% का आंकड़ा है। 14,40,000 ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोजेज वैक्सीन की लग चुकी हैं। कल यानी 12 जून को 83,113 डोजेज वैक्सीन की एडमिनिस्टर हुई, जिसमें से फर्स्ट डोज थी 54,788 और सेकेंड डोज 28,325। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जैसे ही युवाओं को, यूथ को वैक्सीनेशन लगना शुरू होता है, वैसे ही वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि जो युवाओं के लिए वैक्सीन है, जो 18 to 44 के लिए वैक्सीन है, उसकी सप्लाई जरूर बनाए रखें, क्योंकि जितना ज्यादा हम युवाओं के लिए वैक्सीन अवेलेबल करवाएंगे उतना ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी को रिड्यूस करने में हम इफेक्टिव हो पाएंगे। जहां तक कि वैक्सीन की स्टॉक पोजीशन का स्टेटस है, अभी तक दिल्ली को टोटली 45+ के लिए 53,59,910 डोजेज वैक्सीन की मिली हैं, जिसमें से एज ऑन टुडे तकरीबन 5,58,000 स्टॉक रिमेनिंग है। कल ही दिल्ली को कोवैक्सीन का 72,800 डोजेस का स्टॉक मिला है, यानी एज ऑन टुडे दिल्ली के पास 45+ के लिए 11 दिन का कोवैक्सीन का और 24 दिन का कोविशील्ड का स्टॉक अवेलेबल है। 18 to 44 में दिल्ली को अभी तक 10,04,910 डोजेस वैक्सीन की मिली है, जिसमें से एज ऑन टुडे 61,000 अवेलेबल है, जिसमें से कोवैक्सीन तकरीबन 18,000, कोविशील्ड तकरीबन 43,000 अवेलेबल है। ये कोवैक्सीन का स्टॉक तकरीबन 2 दिन के लिए चलेगा। कोविशील्ड का स्टॉक अब 1 दिन से कम अवेलेबल है। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि जैसे ही हमने युवाओं की वैक्सीनेशन फिर से शुरू की है, एक बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज इंश्योर करे कि दिल्ली के पास युवाओं की वैक्सीन का स्टॉक रेगुलर बेसिस पे आता रहे, कि दिल्ली को युवा जितनी स्पीड से अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे वो खुद तो सेफ होंगे ही, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से वही देखा जा रहा है कि सिर्फ कुछ ही दिन की वैक्सीन बची है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आतिश की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास अब 2 दिन का स्टॉक है, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन दी जा रही है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू रहनी चाहिए। मगर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लगभग 60 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं उपलब्धि जरूर हासिल है, मगर जिस तरीके से 18 साल से ऊपर वाले के लोगों के लिए जिस तरीके से वैक्सीन सेंटर खोले जाते हैं और एकदम वैक्सीन आती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है युवाओं का वो लगातार वैक्सीन की तरफ होता है और लगातार वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। मगर जिस तरीके से आतिश ने कहा कि केंद्र सरकार को यह चाहिए कि दिल्ली के अंदर वैक्सीन की कमी ना हो और सुचारू रूप से वैक्सीन उनको मिलती रहे, मगर कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी
कमी देखने को मिल रही है, वो भी अगर दोनों ही सरकारें मिलकर करती हैं तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी नहीं होगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून से वैक्सीन जो है वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए फ्री दी जाएगी और लगातार सुचारू रूप से मिलेगी, और यहाँ तक कि रूस की जो वैक्सीन है वो भी अस्पतालों के अंदर मिलेगी, मगर लगातार कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को रफ्तार देनी होगी दोनों ही सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि जनता चाहती है वैक्सीन उपलब्ध उन तक उपलब्ध हो। जी राजीव, इतना जितना कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि जब युवाओं का वैक्सीनेशन होता है तो जो संख्या है वैक्सीन की वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि युवाओं में उत्साह बहुत ज्यादा है, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाती है, देखने को मिल रहा है ऐसा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें युवाओं की, तो युवा जैसे ही युवा को पता लगता है कि सेंटरों पर वैक्सीन आ चुकी है 18+ वालों के लिए, तो जैसे ही पता लगता है तो वो युवाओं का सारा ध्यान वैक्सीन की तरफ चला जाता है और कहीं ना कहीं सेंटरों पर जाकर वैक्सीन लगवाने की एक होड़ सी लग जाती है युवाओं के अंदर। मगर बात करें जिस तरीके से 45+ वालों के लिए, उनके लिए बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और कहीं ना कहीं जो उनकी कह सकते हैं पहले से ही ज्यादा दोनों डोज दी जा चुकी है और लगातार उनकी प्रक्रिया भी बढ़ाई जा रही है, मगर 18+ वालों के लिए कहीं ना कहीं जो रफ्तार वो स्लो है और उसको अंदर तेजी लानी होगी, ताकि जो तीसरी लहर है उससे भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं वैक्सीन उपलब्ध करानी होगी। मगर देखना होगा कि वैक्सीन की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू रहनी चाहिए और इसको बढ़ोतरी करनी चाहिए। जी, वैक्सीन की रफ्तार को चालू रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो आतिशी की तरफ से कहा गया है, ये बातें पहले भी कई बार कही जा चुकी हैं, ये जो ब्यौरा दिया गया है कि इतनी वैक्सीन बची हुई है, कोविशील्ड बची हुई है, पहले भी कहा जाता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस बात को बहुत हल्के में लेती है। केंद्र सरकार ने पहले भी कहा था कि घोटाला सरकार की तरफ से किया जा रहा है, घोटाला दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वैक्सीन अभी उतनी ज्यादा लोगों को नहीं लग पाई है जितनी की सरकार के पास है, दिल्ली सरकार के पास। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें घोटाले की, तो घोटाला बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है और जो रफ्तार होनी चाहिए चाहे वो दिल्ली सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, मगर अभी तक कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। मगर जनता जो कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीन का इंतजार करती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सेंटर खोले जाते हैं और फिर 2 दिन की वैक्सीन के बाद में सेंटर बंद कर दिए जाते हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों की लापरवाही जरूर देखने को मिलती है। मगर जिस तरीके से बात करें प्राइवेट अस्पतालों की, तो प्राइवेट अस्पतालों में सुचारू रूप से वैक्सीन का टीकाकरण बिल्कुल चल रहा है, मगर जो लोग पैसे नहीं दे पाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, क्योंकि वो सरकारी अस्पतालों की तरफ ही रुख करते हैं और जो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ वही लोग जा पाते हैं जो अपना बजट यूज कर सकते हैं, यानी कि वैक्सीन जो है वो यूज कर सकते हैं। जी, वैक्सीन जो यूज करते हैं वही सिर्फ वहां पर पहुंच पाते हैं। अब क्या लग रहा है, क्योंकि दिल्ली की जो वैक्सीन है सिर्फ कुछ ही दिनों की बाकी है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और आतिशी जो विधायक है वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही दिन की वैक्सीन बची हुई है। क्या वैक्सीनेशन के सेंटर फिर से बंद होने लगेंगे? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें आतिश की, जिस तरीके से आतिश जी ने कहा कि 2 दिन की वैक्सीन बची हुई है, मगर अगर 2 दिन तक उनके पास वैक्सीन नहीं हो पाती, मतलब इन 2 दिनों के अंदर उनके पास वैक्सीन नहीं आती है केंद्र सरकार की द्वारा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मुंबई ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोग नारकोटिक्स ब्यूरो और पुलिस से बचने के लिए तरह तरह के रास्ते खोजते नजर आते हैं। ताजा मामला मुंबई के मलाड पश्चिमी इलाके में सामने आया है। एनसीबी के छापे में एक ड्रग्स बेकरी पकड़ी गई है जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें
एक 20 साल की लड़की भी शामिल है। एनसीबी ने पहली बार ड्रग्स बेकरी का खुलासा किया है। मुंबई के मलाड इलाके गोम्स अपार्टमेंट के 10वें फ्लोर पर धड़ल्ले से चल रहे एक बेकरी में ड्रग्स पेस्ट्री बनाकर हाई प्रोफाइल पार्टी में हाई प्रोफाइल लोगों को सप्लाई किया जाता था और ये सभी केक के नाम पर पेस्ट्री में अलग अलग किस्म के ड्रग्स मिलाकर हाई प्रोफाइल पार्टियों में लोगों को सप्लाई करते थे। ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों ने एजेंसी से बचने के लिए ये यूनिक तरीका खोजा और बाकायदा बेकरी खोलकर वहां पर ड्रग्स के केक, ड्रग्स पेस्ट्री और दूसरे बेकरी आइटम तैयार किए जा रहे थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन बेकरी आइटम्स में ड्रग्स की कितनी मात्रा डालनी है, उस ड्रग्स में कितना केक मिलाना है, ये सब कुछ एक 20 साल की लड़की तैयार करती थी। लेकिन उसको फिलहाल एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बेकरी का जो नाम है बैक द बेकर्स है। ड्रग्स वाले केक की मार्केटिंग ऑनलाइन की जाती थी। तो ऑनलाइन इस केक की डिलीवरी भी की जाती थी। ड्रग्स का कारोबार मुंबई में अब से नहीं बल्कि बहुत समय से चल रहा है। हालांकि कई स्टार्स भी इसकी पकड़ में आए हैं, लेकिन जैसे इस मामले का खुलासा होता है, एनसीबी ने पहले भी कई बार इस मामले में कई लोगों को पकड़ा है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसके चलते अब चोरी चुपके से पार्टियों में इस तरीके से इसको सप्लाई किया जाता है। केक में मिक्स किया जाता है, अलग अलग तरीके के अलग अलग किस्म के ड्रग्स को मिक्स किया जाता है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कि एनसीबी अधिकारी का क्या कुछ कहना है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। इस मुहिम तहत हर रोज ग्राम पंचायतां ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो मुंबई में एक बार फिर से ड्रग्स का भंडाफोड़ हुआ है। एनसीबी अधिकारी का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। कल
देर रात मुंबई एनसीबी ने कार्रवाई की है, जहां पर एक बेकरी, एक फ्लैट में बेकरी टाइप सिस्टम रन हो रहा था और ये सोशल मीडिया नेटवर्क पे एडवर्टाइजिंग हो रही थी। पॉट ब्राउनी जिसे कहते हैं, जिसमें कैनबिस, मैरिजुआना मिश्रित केक बेकरी आइटम बनती है। तो वहां पर सर्च किया गया। उसके बाद में तकरीबन 1 किलो की सामग्री वगैरह सीज की गई वहां पर और 3 व्यक्तियों को भी इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें से एक महिला है और एक युवक है जिसे अरेस्ट किया गया एनडीपीएस एक्ट के तहत। सर था केक में बेसिकली जैसा बताया आपको पॉट ब्राउनी है। तो पॉट ब्राउनी एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है जो एम्स्टरडैम, यूएस ऐसे कंट्री। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बहुत बड़ा भंडाफोड़, मतलब केक में ड्रग्स मिलाई जाती थी, पहले से ही एनसीबी लगातार जांच कर रही है। कई स्टार्स पहले से ही एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं और ये एक नया खुलासा। जी काजल, देखिए जिस तरह से मुंबई के मलाड गोम्स अपार्टमेंट में यह खुलासा हुआ, ये काफी बड़ा अहम खुलासा है, क्योंकि कोई यह जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा मोडस, इस तरह का खुलासे और इस तरह की जानकारियां उनको मिल सकती है। क्योंकि केक के मतलब जो केक बनाए जाते हैं बेकर्स के माध्यम से इस तरह से चीजें ड्रग्स मिलाई जाती थी और लोगों को हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में पहुंचाई जाती थी। लिहाजा सबसे अहम बात की 20 वर्षीय लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है जो इस पूरे मामले में ड्रग्स मिलाने का काम करती थी, यानी कि ड्रग्स की कितनी मात्रा मिलानी है और कितनी मात्रा किसमें कितनी रखनी है, उसका निर्णय जो है वो 20 साल की लड़की करती थी। लिहाजा जो लड़के गिरफ्तार किए गए हैं वो लड़के का रोल था कि आपको रोकूंगी, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ लगातार मुंबई से इस समय जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, कब से ये पूरा इनका कारोबार चल रहा था ड्रग्स का, ड्रग्स की मिलावट का? क्योंकि कई गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं, लेकिन इससे अब लगता है कि खौफ बिल्कुल नहीं है। देखिए, मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में मुंबई मलाड के इलाके में जो छापेमारी की गई, छापेमारी में यह जानकारी मिली है कि करीब 1.5 साल से यह लोग पौध इलाके की सोसाइटी में बैक द बेकर्स नाम की जो ये बेकरी चलाते थे। हालांकि ये ऑनलाइन सारी बिजनेस करते थे जी। अब ऐसे में जो जानकारी मिली है कि काफी लोग इसमें शामिल है। जिस तरह से समीर वानखेड़े के पास एक बड़ी क्लाइंटल लिस्ट भी मिली है, उसमें देखा जाएगा कि
कितने क्लाइंट और कौन कौन क्लाइंट है। जाहिर तौर पर यह कहीं कहीं हाई प्रोफाइल मामला ही होगा, क्योंकि इस तरह से ड्रग्स मिलावटी जो केक और पेस्ट्री वितरित किए जाते हैं वो कहीं कहीं हाई प्रोफाइल लोगों में पहुंचाए जाते हैं। खास तौर पर ऑनलाइन के जरिए लोगों को ग्राहक बनाया जाता था, उसके बाद जो डिलीवरी करता था। हालांकि 3 जो शख्स पकड़े गए हैं, तीनों को अलग अलग रोल रहे हैं। कोई मार्केटिंग करता था, तो कोई पेस्ट्री में ड्रग्स मिलाता था, कोई ड्रग्स को पेस्ट्री तक लाता था, यानी कि बाहर से ड्रग्स खरीदकर अंदर लाता था। लिहाजा एनसीबी को यह जानकारी पहले मिल चुकी थी कि इस तरह से कारोबार मलाड के इलाके में चल रहा है, जिसको लेकर लगातार तमाम जो लोग हैं वो नजर बनाए हुए थे। हालांकि जैसे ही एनसीबी को पुख्ता जानकारी मिली कि मलाड के इस इलाके में इस तरह की चीजें हो रही है, उसको लेकर एनसीबी ने जो शिकंजा कसा और 3 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए काफी बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया गया है। लेकिन जिस तरह से सीधे तौर पर वो वीडियो जो अब जी। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश साहब का इस पूरी जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो प्रदेश कांग्रेस सचिव यादव ने पूर्व विधायक गुप्ता के खिलाफ मुख्यमंत्री और डीआईजी को शिकायत की है। ये मामला मध्य प्रदेश का है। शिकायत पत्र में लिखा गया है कि धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति के 50 व्यक्तियों के साथ में राजनीतिक हवन करके कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उल्लंघन किया गया है। इंदौर में प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी के पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाकर इंदौर में जनता की धार्मिक भावनाओं का उपहास उड़ाकर ये दर्शाता है कि कानून का पालन करना सिर्फ जनता का काम है, पूर्व विधायक का नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाकर राजनीतिक नौटंकी का हवन किया गया। इंदौर की जनता ना मंदिर में सहपरिवार पूजा कर सकती है, ना हवन कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि 4 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन मंत्रियां लगातार इस चीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे इंदौर में हो या प्रदेश में हो, कोविड नियम तोड़ने में पहले नंबर पर रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब बार बार ये बोलते हैं कि कोविड नियमों का पालन करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को बोलते हैं कि जनता को समझाएं। लेकिन लगता है कि कानून सिर्फ जनता के लिए, जनता को कानून मानना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानून से कोई वास्ता नहीं है, कानून तोड़ना उनका रोज का काम है। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता आदतन अपराधी हैं। पिछले वर्ष भी इन्होंने एक दलाल बाग मैदान में खाना बनवा कर हजारों लोगों को एकत्रित करा और बाद में खाने की लूट मच गई। वहाँ से ये भाग खड़े हुए और लोग गिरते पड़ते खाना लेके भागे। वो भी कोरोना काल था और वहाँ से कोरोना फैलना शुरू हुआ था। आज गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके का ये हुआ है उससे साफ लगता है कि जो रूल बनाए गए हैं वो सिर्फ पब्लिक के लिए हैं, वो नेताओं के लिए नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए काकल, ऐसी कई खबरें सामने आई, ऐसे कई वीडियो सामने आए जहां पर आम जनता के खिलाफ सख्ती की गई है, लेकिन जन नेता अगर बात करें
तो लगातार ऐसी भीड़ जो है दिखाते नजर आए हैं, लगातार ऐसे आयोजन भी करते नजर आए हैं। चाहे इस वर्ष अगर कोरोना काल की बात करें या फिर पिछले वर्ष की भी बात करें। और ऐसा ही कुछ मामला एक बार फिर जो नरेंद्र सिंह तोमर के खास माने जाने वाले पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता है, उनकी तरफ से देखने को मिला है। जहां पूर्व में भी अगर बात करें काकल, तो पहले भी कोरोना काल था और उस वर्ष भी नरेंद्र सिंह तोमर जी का जन्मदिन था केंद्रीय मंत्री का, और उस वक्त भी इन्होंने भारी भीड़ जुटाकर वहां पर राशन वितरण किया था, खाने के पैकेट वितरण किए थे। इसके बाद काफी विरोध होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगने के बाद हालांकि वहां से रफू चक्कर हो गए थे। अब ऐसा ही एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन था और ऐसे में जो पूर्व विधायक है सुदर्शन गुप्ता, उन्होंने जहां मंदिरों पर मुख्यमंत्री का साफ दिशा निर्देश है कि 6 लोग या 4 लोगों से ज्यादा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी तरह से पूजा अर्चन या फिर हवन या अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में मंदिर के अंदर जनप्रतिनिधि का अपने समर्थकों के साथ वहां पर भीड़ जुटाकर इस तरह का आयोजन करना बेहद निंदनीय। हालांकि अब कांग्रेस ने इस बात को तूल पकड़ते हुए डीआईजी से जरूर शिकायत की है। कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने डीआईजी को पत्र लिखकर उनके खिलाफ गणेश हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कई अभियान चलाए जाते हैं इस चीज को लेकर, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, मास्क लगाने के लिए अलग अलग तरीके से अभियान चलाए जाते हैं। वहां से अनोखी तस्वीरें निकलकर सामने आती है, लोगों को समझाने के लिए क्लास भी लगाई जाती है, पुलिसकर्मी अपने आप लोगों को अब खुद को गिरफ्तार करके एक संदेश देते हैं कि देखिए बिल्कुल भी फालतू घर से बाहर मत निकलिए। अब नेता इस तरह के काम करते हैं, सरकार कोई कार्रवाई करेगी, क्या लग रहा है? देखिए, अगर अभी लगातार अगर इससे पहले भी बात करें तो जहां कोरोना काल पे जब ज्ञात हो कि इंदौर का एक वीडियो और सामने आया था, जब ऑक्सीजन का टैंकर आया था तो जनप्रतिनिधियों ने वहां पर रुकवा कर आरती और पूजा की थी। करीब घंटों जो है टैंकर को भी इंतजार करवाया था। और ये उस वक्त की घटना थी जब ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे। तो हालांकि अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कार्रवाई तो देखने को नहीं मिल देगी, ऐसा एक पूरा अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि डीआईजी ने इस बात पर पूरी तरह से जांच करने की बात कही। अब यह है कि बहरहाल वक्त ही बताएगा कि किस तरह से क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन भाजपा की सरकार है तो ऐसा अभी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई दिखती नजर नहीं आ रही है। शिकायत पत्र कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया, कांग्रेस लगातार इस चीज की मांग करी, लेकिन इतना तय है कि अगर ऐसा किसी कांग्रेस के नेता की तरफ से किया जाता या अन्य किसी व्यक्ति की तरफ से तो शायद कार्रवाई में जल्दबाजी हो सकती थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस का यही साफ तौर पर आरोप है कि जहां कोरोना काल में कांग्रेस की तरफ से कोई भी आयोजन या भी कोई भी रैली निकाली गई है, उस दरमियान जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की गई हैं, कई धाराएं लगाई गई हैं, धारा 144 लगाई गई है, साथ ही कोरोना गाइडलाइन प्रोटोकॉल को तोड़ने का भी कार्रवाई की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस की यही मांग है कि जो प्रशासन है उसकी तरफ से द्विपक्षीय कार्रवाई की जा रही है। मतलब कांग्रेस की तरफ सख्त कार्रवाई की जाती है तो भाजपा की सरकार है तो उनकी तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। गणेश, यहाँ पर ये तस्वीरें देखें, जो हम तस्वीरें हवन की इस समय देख रहे हैं, इससे इतना तो माना जा सकता है कि इन नेताओं को ये लगता है कि जो रूल है सिर्फ पब्लिक के लिए हैं, या फिर इनको कोरोना का डर नहीं है, या तो इन दोनों चीजों को देखा जा सकता है। इनको बिल्कुल डर नहीं है और दूसरा ये भी लगता है कि रूल्स सिर्फ पब्लिक के लिए हैं, नेताओं के लिए नहीं। निश्चित तौर पर देखिए काजल, यही नेता अगर बात करें तो क्राइसिस मैनेजमेंट में की मीटिंग में बैठकर आम जनता के लिए निर्णय लेते हैं। यही जनप्रतिनिधि जो है लोगों को मास्क के प्रति अवेयरनेस करते हैं। यही नेता जो है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी लोगों को अवेयरनेस करते हैं, लेकिन खुद ही ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे तथ्य तक। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली में अनलॉक पार्ट 3 का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत कई चीजों में रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनलॉक की घोषणा करते उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति सुधर रही है। अब हम धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत कई चीजों को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। कुछ चीजें पूरी तरह से बंद होंगी और कुछ को पाबंदियों के साथ खोला जाएगा। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने कहा है कि राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तय किए गए दिशा निर्देशों के तहत मेट्रो ट्रेन सेवा 50% क्षमता के हिसाब से चलेंगी। राजधानी में कोविड-19 नियमों के नए मामलों में कमी आने के साथ ही हालात बेहतर हो रहे हैं, जिसको देखते हुए 7 जून से दिल्ली मेट्रो सेवा को 50% क्षमता के साथ शुरू किया गया था। मेट्रो के दौरान दोनों लोगों को ट्रेन में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। देश के अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के रूल्स क्या क्या हैं, जो अब नए रूल्स बनाए गए हैं। सरकारी दफ्तर में ग्रेड 1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खोला जा सकेगा। सभी स्टैंड, अलोन शॉप, जितनी भी नेबरहुड शॉप हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, दुकानें बिना ऑड इवन के नियम के सभी दिन पर अब खुलेंगी। उसके अलावा मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट को 1 हफ्ते के लिए ट्रायल बेसिस पर 20 जून तक सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली में इस समय क्या कुछ चल रहा है और ऐसा ही होना चाहिए और ये बिल्कुल सही निर्णय है केजरीवाल जी का। और ये पूरा खुले, पूरे बाजार खुले, जितने कोई दुकान लगाता है, कोई अपने रोजी रोटी के लिए आता है, सबको रोजी रोटी मिले और पूरी व्यवस्था से पूरी मार्केट खुले जैसे पहले खुलती थी। तो आपको क्या लग रहा है, दुकानदारी में कुछ इससे फर्क आएगा? सर, इससे हर दुकान खुलने से कस्टमर पूरा आएगा। जैसे चारों तरफ बाजार खुल के लगता था वैसे खुले और ग्राहक बढ़ेगा और बिल्कुल दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, दिल्ली को रेवेन्यू बढ़ेगा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है कि भाई चलो एक राहत है आम जनता के लिए। हम तो अपना बिजनेस तो बढ़ा ही पाएंगे थोड़ा उससे, और आम जनता को भी यहाँ सुविधा मिलेगी भी। चलो खाने पीने का हमारी फेमस जगह है तो हम खाएंगे और उनको अपना टेस्ट बरकरार वही जो मिलेगा वो टेस्ट देंगे। हम उनको घर पैक करने भी ले जा सकते हैं। सुविधा ये बहुत ही अच्छी सुविधा है कि खड़े होकर खा सकते हैं और पैक भी करा सकते हैं। एक संतुष्टि मिलती है कि चलो अब कोरोना के केसेस जो है वो कम हो रहे हैं और दिल्ली जो है दोबारा से अनलॉक हो रही है। नहीं तो आपको तो पता ही है कि काम धंधे कोई भी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें असर ना पड़ा हो इसका। उसके अलावा लोग कितने परेशान हो रहे हैं, लोग कितनी डेथ्स हो रही है। जो सेकंड वेव आई है स्पेशली, वो तो बहुत ही खतरनाक आई है सर। हमें हफ्ते में हर एक दिन फोन आ जाता था, आज इसकी डेथ चली गई, आज इसकी डेथ हो गई। ऐसे तो काम पे तो सर पूरा असर पड़ा है। इसमें हर फील्ड में असर पड़ा है, इसमें हर काम पे असर। दिल्ली सरकार का यह फैसला बहुत ही अव्यवहारिक और अर्थहीन है कि धार्मिक स्थलों में जब श्रद्धालु नहीं आएंगे तो धार्मिक स्थलों को खोलने का अर्थ ही क्या रह जाता है। जब दिल्ली सरकार बाजार खोल रही है सारे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे दिल्ली की क्या हालात हैं, क्या अपडेट है, वो जानकारी लेंगे। छोटा सा ब्रेक। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजीव तिवारी संवाददाता देश की राजधानी दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज एक बार फिर से धीरे धीरे दिल्ली खुल रही है। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी अब धीरे धीरे आज से पटरी पर लौट रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल खुश है और कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि जिस तरीके से जीवन है वो दोबारा से पटरी पर आए। मगर जिस तरीके से सारी चीज अब अनलॉक कर दी गई है, ऑड इवन का जो सिस्टम था वो भी लगभग हटा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल खुश है। और कहीं ना कहीं जो व्यापारी है इनके अंदर अभी तक नाराजगी देखने को मिल रही थी कि उनको ऑड इवन के दोबारा ही मार्केट के खोलने दी जा रही है, तो कस्टमर नहीं आएगा, उनका ग्राहक नहीं आएगा तो उनका व्यापार नहीं बढ़ेगा।
मगर अब ऑनलाइन कह सकते हैं जो जिनकी प्रक्रिया हटाई गई है, यानी कि ऑड इवन की प्रक्रिया हटाई गई है, तो उससे व्यापारी भी संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं और लगता है कि अब जीवन जो है वो दोबारा से पटरी पर वापस आता हुआ नजर आएगा। जी, अभी तक क्या अपडेट है, क्या क्या अब तक खुल चुका है, कैसा देखने को मिल रहा है? सड़कों पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं, वाहनों की रफ्तार कैसी है? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है तो बिल्कुल लगातार जनता बाहर निकल रही है और हमारे पीछे देखने की भी कोशिश करेंगे। लगातार ट्रैफिक जो है वो लगातार सुचारू रूप से चलता चला जा रहा है और यहाँ तक कि हर व्यक्ति अपने काम धंधे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें मार्केटों की, तो मार्केटों की जो प्रधान है या फिर अध्यक्ष है, चाहे वो करोड़बाग मार्केट हो या फिर सदर बाजार मार्केट हो या फिर लाजपतराय मार्केट हो, तमाम मार्केटों को खोल दिया गया है, ऑड इवन का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो बिल्कुल संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और व्यापारियों को यही मांगना था कि दिल्ली सरकार या ऑड इवन का सिस्टम हटाए ताकि उन लोगों के जो व्यापार है वो सुचारू रूप से चल सके। मगर अब जिस तरीके से ऑड इवन का सिस्टम हटा दिया गया है तो कहीं ना कहीं उनका व्यापार जो पहले चलता था, यानी कि लॉकडाउन से पहले, वो दोबारा से पटरी पर आएगा और कहीं ना कहीं उनकी जो अर्थव्यवस्था है या फाइनेंस की जो दिक्कतें हैं वो दूर होती नजर आएंगी। अब जी, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि नहीं खुला है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, एजुकेशनल कोचिंग सेंटर्स हो, ये सब कुछ अभी खुला नहीं है। और अगर मंदिरों की बात कर ली जाए, धार्मिक स्थल भी अभी तक कुछ बंद हैं। हालांकि अभी हम एक महंत को ही सुन रहे थे जो कालका जी मंदिर के महंत है, वो कह रहे हैं कि उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि अगर खोल भी दिया जाएगा इनको तो श्रद्धालु नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें भी लोगों को हैं अभी। देखिए बिल्कुल सही कहा। भाई बात करें जिस तरीके से स्कूलों की खोलने की, कॉलेजों को खोलने की, ये अभी नहीं खोले गए हैं और किसी भी धार्मिक स्थलों की बात करें जाए वो अभी नहीं खोले गए हैं। मगर जिस तरीके से अभी ट्रायल बेसिस खोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि श्रद्धालु भी आएंगे। मगर अभी तक जो थोड़ी सी नाराजगी जरूर देखने की पड़ रही है क्योंकि कैसे मंदिरों के अंदर अभी जो पंडित है वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी तरफ से ही पूजा कर रहे हैं और श्रद्धालु नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत है। मगर बात करें जिस तरीके से स्कूलों की, तो स्कूल अभी इसलिए नहीं खोले गए हैं क्योंकि तीसरी लहर के लिए जो कहा गया कि बच्चों के लिए घातक है, इसलिए अभी स्कूल के लिए जोखिम उठाना सरकार नहीं चाहती है। मगर बात करें जिस तरीके से मॉलों की, तो मॉल के अंदर अभी ट्रायल बेसिस खोला गया है, यानी अनलॉक किया गया है। मगर देखना होगा क्या अगर अनलॉक कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं जो पूरा सुचारू रूप से चालू रहेगा। मगर अगर अनलॉक में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं तो कहीं ना कहीं उसको दोबारा से अनलॉक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बंद किया जाएगा, दोबारा से ऑड इवन चालू किया जाएगा। मगर अभी तक जो स्थिति है कोरोना की वो कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है और आंकड़े जो हैं वो वाकई में ही घटते हुए नजर आए हैं। जी, आंकड़े लगातार घटते चले जा रहे हैं, दिक्कतों का सामना जो करना पड़ा था वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐसा माना जा सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली में वही हालात होने लगे धीरे धीरे जो कि कोरोना से पहले हुआ करते थे। देखने से माहौल लग रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन से पहले की जो स्थिति थी वो लगातार कहीं ना कहीं लोग बाग अपने सुचारू रूप से काम धंधा कर रहे थे, मार्केटें खुल रही थी। अब वही चीज अब अनलॉक के बाद में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि सभी चीजों को अनलॉक किया जाएगा, मगर थोड़े थोड़े तरीके से, यानी कि एक सिस्टम बनाया जाएगा, उस सिस्टम के द्वारा से ही काम किया जाएगा। मगर अब जिस तरीके से अनलॉक किया गया और लगातार ऑड इवन का सिस्टम भी हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल खुश है और कहीं ना कहीं अपने सुचारू रूप से अब जीवन जो है वो पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। जी, ऑड इवन के सिस्टम को भी हटा दिया गया है, दुकानें लगातार खुलने लगी हैं, मॉल्स को भी खुलने की इजाजत दे दी गई है। ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा ये जो पाबंदियां हैं इनको धीरे धीरे हटाना चाहिए था, या बहुत जल्दबाजी तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा ना लगे कि सरकार को पछतावा करना पड़े? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली सरकार को थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि धीरे धीरे करके सारे सिस्टम हटाने चाहिए थे। यानी ऑडियो का सिस्टम था वो लगातार एकदम नहीं हटाना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा करके हटाना चाहिए था। मगर जिस तरह से एकदम खोला गया है तो जनता बिल्कुल एकदम से बाहर निकली और कहीं ना कहीं जो कोरोना के आंकड़े शायद दोबारा से बढ़ सकते हैं। मगर अभी तक जो स्थिति है वो इतनी डरावनी नहीं है। मगर देखना होगा क्या लोग बाग जनता जो है वो जागरूक होकर काम करेगी या सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा रखेगी, या अगर सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं रखती है तो कहीं ना कहीं जरूर दिक्कतें हो सकती है। जी, सोशल डिस्टेंसिंग क्या अभी तक वो देखने को मिल रही है जो बिल्कुल कोरोना काल में हुआ करती थी? अब से हम अगर 3-4 महीने पहले की बात कर लें, जैसे हालात उस समय हुआ करते थे, पूरी तरीके से लोग डरे हुए थे, खासकर देश की राजधानी में जैसा हाल था, देश में कहीं भी देख रहे तो इतना बुरा हाल नहीं था जैसा कि राजधानी में था। हालांकि अभी थोड़ा सुकून है, थोड़ी राहत है, लेकिन अभी बेखौफ होकर नहीं रह सकते, अभी डरना जरूरी है। घर से बाहर पूरी तरीके से मास्क लगाकर ही निकलना होगा, ये देखने को मिल रहा है अनलॉक की प्रक्रिया में।
देखिए बिल्कुल बात करें जिस तरीके से अनलॉक किया गया है और अनलॉक के बाद में जब ऑड इवन हटाया गया तो अभी तक कहीं ना कहीं जनता जो है वो जागरूक होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है और कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन होनी चाहिए थी यानी कोविड गाइडलाइन उसका पालन होना चाहिए था, मगर बाजारों के अंदर अब उसका पालन भी होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑड इवन हटाया गया उससे कहीं ना कहीं जनता एकदम उतरेगी और कहीं ना कहीं मार्केटों के अंदर भीड़ होगी और जो कोविड गाइडलाइन है उससे कहीं ना कहीं अनदेखी की जाएगी। मगर अगर अनदेखी की जाती है तो वायरस का खतरा दोबारा से बढ़ेगा और दिल्ली के अंदर फिर दोबारा से लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन सकती है। मगर कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर तीनों का इस्तेमाल करना होगा ताकि अभी जो स्थिति है उससे बचाव हो सके। जी, वैक्सीनेशन की स्पीड इस समय देश की राजधानी में कैसी चल रही है? वैक्सीनेशन की स्पीड, हालांकि वैक्सीन तो सिर्फ अभी लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाकर लगवा सकते हैं, सरकारी अस्पताल में तो नहीं लग सकती है क्योंकि वहां पर वैक्सीन है ही नहीं। इस समय प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है, कैसी रफ्तार चल रही है? सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बिल्कुल वैक्सीनेशन आपकी बात पूरी करेंगे, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देश की राजधानी दिल्ली अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है क्योंकि वहां पर अनलॉक 3 का ऐलान कर दिया गया है। धीरे धीरे अब जो लोग हैं अपने घर से बाहर निकलने लगे हैं। राजीव, अपनी बात पूरी करिए आप, क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर आप बोल रहे थे। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो लगभग प्राइवेट अस्पतालों में बिल्कुल हो रहा है और कहीं ना कहीं जनता उनकी तरफ जाती भी नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से अभी सरकारी अस्पतालों के अंदर यानी जिनका बजट नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, वो कहीं ना कहीं अभी सरकारी अस्पतालों के लिए ही रुक करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वैक्सीन जो है वो अभी सरकारी अस्पतालों में इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। मगर जिस तरीके से आतिश ने कहा था कि 2 दिन की वैक्सीन बची हुई है उनके पास और 2 दिन के बाद फिर दोबारा से संकट बन सकता है और वैक्सीन सेंटर को फिर बंद कर सकता है। मगर कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार का कहना है कि 21 तारीख यानी 21 जून से शुरुआत की जाएगी। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं अभी थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर है, मगर दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि हर जनता तक वैक्सीनेशन का टीकाकरण पहुंच सके। जी, सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तरों की बात हो रही है। हालांकि प्राइवेट दफ्तरों में 50% लोग जा सकते हैं और उसके लिए भी एक समय सीमा डिसाइड की गई है, लेकिन ऐसा क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि कहा यह गया है कि 50% लोग जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जितना हो सके अपने घर से काम करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सब लोग ऑफिस में जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्राइवेट क्या सकते हैं प्राइवेट सेक्टरों की, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो 50% की करीब गैदरिंग होनी चाहिए थी वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। लगातार जनता बाहर निकली चली जा रही है और कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पतालों के अंदर 100% यानी कि ऑड इवन के हिसाब से नहीं, बिल्कुल अनलॉक कर दिया गया है, तो यानी कि सब चीज खोल दी गई है। मगर जिस तरीके से अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो 50% के करीब गैदरिंग होनी चाहिए यानी कर्मचारी होने चाहिए थे, वो लगातार अब सुचारू रूप से डायरेक्ट यानी 100% देखने को मिल रहे हैं। मगर जिस तरीके से हमारे पीछे भीड़ दिख रही होगी, लगातार ट्रैफिक चल रहा है और लगातार जनता बाहर निकले चली जा रही है, उससे लगता नहीं है कि प्राइवेट सेक्टरों के अंदर जो 50% की करीब गैदरिंग होनी चाहिए थी वो देखने को मिलेगी। मगर लगता है सिर्फ अनलॉक कर दिया गया है, सब कुछ खोल दिया गया है, जनता अपने आप को बिल्कुल बाहर लेके आ रही है और कहीं ना कहीं कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका नियमों का कहीं ना कहीं अनदेखी भी की जा रही है। जी,
डीटीसी बस और क्लस्टर बसों को चलाने की अनुमति को लेकर भी कहा जा रहा है, क्या चल रहा है इस समय? बसें चला दी गई हैं या फिर नहीं, क्योंकि वहां पर भी जो नियम है वो 50% की क्षमता वाला ही है, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से बात करें डीटीसी बसों की, तो डीटीसी बसों को पहले भी चलाया जा रहा था, लॉकडाउन के अंदर भी चलाया गया था, मगर ऑडिबन के हिसाब से यानी कि 50% की क्षमता के हिसाब से ही चलाया जा रहा था। मगर अभी भी जो डीटीसी बसें चल रही हैं वो भी अभी 50% की क्षमता के साथ ही चल रही हैं। मगर जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया और ज्यादा आगे बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं फिर सुचारू रूप से डीटीसी बसों के अंदर हर तरीके से पूरी सीटों के हिसाब से ही बैठने की परमिशन मिलेगी। मगर अभी तक कहीं ना कहीं ऑडिबन का हिसाब किताब बिल्कुल चलता हुआ नजर आ रहा है। जी, मेट्रो को चलाने की अनुमति हालांकि पहले ही दे दी गई थी, अभी तक वो सुविधाएं देखने को मिल रही हैं, अभी तक लोग वो सावधानियां बरत रहे हैं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए बिल्कुल बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो की सर्विस बिल्कुल सुचारू रूप से चालू है, मगर कहीं ना कहीं ऑडिबन के हिसाब से यानी कि एक सीट छोड़कर दूसरे से व्यक्ति को बैठने दिया जा रहा है। मगर सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं जनता थोड़े बहुत तो अपने आप को जागरूक करे ताकि दिक्कतें खत्म हो सके। मगर अभी तक जनता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही करती नजर आ रही है। काफी लोगों को पास तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, आपको रोकूंगी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दिल्ली में इस समय जैसे हालात है, अब धीरे धीरे राजधानी पटरी पर लौटने लगी है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज से जो अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं वो कई महीनों से बंद थी। अब लोगों को लगता है कि उनका व्यापार फिर से चलेगा, जो आम लोग हैं उनको भी लगता है कि उनका जो रोजगार छिन चुका था, अब धीरे धीरे वो रोजगार भी वापस आएगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग घर से बाहर निकलेंगे, दिल्ली खुलेगी, रोजगार खुलेगा, ताकि लोग अपनी जीवनचर्या को ठीक से चला सके। राजीव, अपनी बात पूरी करिए और रेस्टोरेंट के बारे में बताइए, क्योंकि वहां पर भी 50% वाला ही रूल अप्लाई होता है। बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें मेट्रो की या फिर बसों की, तो वहां पर अभी ऑडिबन यानी कि 50% की क्षमता के हिसाब से ही लोगों को बैठने दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जनता बाहर निकल रही है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए जनता भाग रही है, और वो अर्थव्यवस्था जो जनता की बिगड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से अब दोबारा से पटरी पर आती नजर आएगी। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर अभी कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से कोविड गाइडलाइन का कहीं ना कहीं उल्लंघन भी करने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बाजारों के अंदर अब भीड़ उतरेगी और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, फिर वायरस का खतरा बढ़ सकता है। मगर देखना होगा कि जनता कितनी जागरूक होगी, क्योंकि मार्केटों के जो प्रधान है उन्होंने ये जरूर स्पष्ट कहा है कि हम कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे और यहाँ तक कि लोगों को मास्क देंगे, यहाँ तक कि सैनिटाइजर भी करवाएंगे। मगर वो कितने दिनों के लिए ऑडिबन रहेगा या कितने दिनों के लिए नियम लागू रहेंगे, ये जरूर देखना होगा। मगर अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होती नजर आ रही है। जी, जो रेस्टोरेंट हैं जहां से लोग खाने पीने के लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए इस समय, खासकर कोरोना काल में तो हो ही गई थी, क्योंकि एहतियात बरतना वो अपनी जगह है, घर से बाहर निकलना वो सोच समझ के लोग निकलते हैं। जो खाने की चीजें हैं उनसे बहुत ज्यादा इस समय दूर हटते हैं ताकि बाहर का ना खाएं, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि बनाने वाले लोग कैसे होंगे, वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे, संक्रमित तो नहीं होंगे। सबसे ज्यादा जो लॉस में गए हैं वो रेस्टोरेंट वाले, खासकर ये कहा जा सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें रेस्टोरेंटों की या फिर होटलों की, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कतें हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनता को वहां जाना होगा या फिर वहां तक जो सुचारू रूप से चालू होगा,
वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा डर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जनता चाहती है कि हम खाना जरूर खाएं मगर कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ, मगर लगता है कि सामने वाला अगर जिस व्यक्ति ने खाना बनाया कहीं उसको वायरस तो नहीं है या खतरा तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं दूसरे को व्यक्ति को भी दिक्कत हो सकती है। मगर बात करें जिस तरीके से रेस्टोरेंट है कि रेस्टोरेंट को जरूर खोला गया है और खाना खाने की परमिशन भी दी गई है, मगर देखना होगा रेस्टोरेंट मालिक या रेस्टोरेंट का डिपार्टमेंट जो है वो कितनी सुरक्षा महसूस करवाते हैं या सुरक्षित दायरा कितना बनाते हैं और जनता कितना वहां पर बैठकर खाना खाती है, तो किस तरीके के नियमों का पालन करेंगी ये जरूर देखना होगा। जी, सबसे बड़ी बात है कि मॉल्स खुलने लगेंगे, बाजार खुलने लगेंगे, लोग घर से बाहर निकलेंगे, भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा होती है, दिक्कत वहां पर बहुत ज्यादा हो सकती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मॉलों की बात करें, बाजारों की बात करें तो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर बिल्कुल भीड़ देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं मॉलों की बात करें तो मॉलों के लिए भी कहीं ना कहीं वहां पर भी भीड़ देखने को मिलेगी। मगर बात करें जिस तरीके से छोटे बाजारों की, चाहे वो करोल बाग बाजार हो या फिर आज सोमवार है तो करोल बाग बाजार के अंदर साप्ताहिक बाजार भी लगता है और देखना होगा कि उस बाजार के अंदर भी भीड़ लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो खतरा दोबारा से बढ़ सकता है और खतरा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हो सकती है। जी चलिए वैक्सीनेशन पर आ जाते हैं अब, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार वैक्सीनेशन का ब्यौरा दिया जाता है, कहा जाता है कि इतनी वैक्सीन हमने लगा दी है, हमारे पास इतनी कोविशील्ड बची है, हमारे पास इतनी कोवैक्सीन बची है। ये हम अब से नहीं बल्कि ये हम कई महीनों से देखते हैं, कई महीनों से देखते आ रहे हैं। और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना को लेकर राजनीति हुई, ऑक्सीजन को लेकर राजनीति हुई, वैक्सीन को लेकर भी लगातार राजनीति हो रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर देखने को मिला था कि ऑक्सीजन को लेकर राजनीति हो रही थी, एक दूसरे को पर आरोप लगाए जा रहे थे। वैक्सीन को लेकर अभी भी दिक्कतें हैं, लगातार कहीं यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है, केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकारें वैक्सीन जनता तक उपलब्ध नहीं करा रही, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर राजनीति बिल्कुल अपने चरम पर है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2022 के चुनाव भी है निगम के, तो कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर रखते हुए शायद राजनीति ही की जा रही है और जनता को शायद सीधे सीधे कहें तो गुमराह भी किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से वैक्सीनेशन का टीकाकरण जिस रफ्तार से चलना चाहिए था वो अभी इतनी रफ्तार से नहीं है और ना ही इतनी बड़ी संख्या के अंदर वैक्सीन दिल्ली के अंदर उपलब्ध है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो वैक्सीन है और कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। मगर केंद्र सरकार जो है वो भी इससे बच नहीं सकती, क्योंकि केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। जी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। हमने अपील करते हुए दिल्ली सरकार को पहले भी देखा था और इस बार भी देखा है, अपील लगातार की जा रही कि उनको वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन ज्यादा मात्रा में दी जाए। जैसे जैसे युवाओं का वैक्सीनेशन हो रहा है वैसे वैसे स्पीड वैक्सीनेशन की और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है अगर स्पीड बढ़ेगी तो वैक्सीन की मांग भी बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली को वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर और सबसे बड़ा सवाल भी है कि दिल्ली को वैक्सीन मिल नहीं पा रही है, इसके पीछे क्या? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली को जितनी बड़ी मात्रा के अंदर वैक्सीन मिलनी चाहिए थी या जनता जितनी उम्मीद कर रही थी वो उतनी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बार बार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से गुहार लगाती है कि वैक्सीन उनके पास 2 दिन की है, 3 दिन की है, आप वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। जब तक वैक्सीन आती है एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजीव अपनी बात पूरी करिए आप। जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पहले ऑक्सीजन की थी, अब वैक्सीन की है। वैक्सीन दिल्ली के अंदर जितनी चाहिए, जितनी बड़ी मात्रा के अंदर चाहिए या जितनी जनता को लगनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल पा रही है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार लगातार वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो सुचारू रूप से चालू रखे, ताकि दिल्ली की जनता को दोनों तरफ से वैक्सीन मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर के लिए खतरा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाया है, तो फिर बच्चों के लिए किस तरीके से होगा। और बच्चों के लिए जब तीसरी लहर आ जाएगी, क्या उसकी शुरुआत जब की जाएगी, तो कहीं ना कहीं समय रहते हुए अगर ये कार्य किए जाए
तो कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं होंगी। मगर अभी तक कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति की जा रही है और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। मगर जनता कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीन का इंतजार करती नजर आ रही है। जी, दिल्ली सरकार की तरफ से एक और बड़ा वादा किया जाता है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, बच्चों के लिए इंतजाम करने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं और सरकार कर भी वो रही है इंतजाम। क्या क्या इंतजाम अब तक हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें तीसरी लहर के लिए बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बिल्कुल घातक बताई जा रही है और दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश भी करती नजर आ रही है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं, कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि बच्चों के साथ साथ किसी को रहने की परमिशन दी जाए। मगर अभी तक यही जानकारी मिल पा रही है कि बच्चों के लिए किस तरीके से सुविधाएं होनी चाहिए, डॉक्टरों का इलाज किस तरीके से होना चाहिए, डॉक्टर किस तरीके से इलाज करेंगे, बच्चों को किस तरीके से मैनेज की जाएगी, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों के बीच में जो तालमेल नहीं है उसकी कहीं ना कहीं खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। और जब तक दोनों ही सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आएंगी। अब देखना होगा तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार कितनी तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 50% क्षमता के हिसाब से रेस्टोरेंट और मेट्रो ये सब खोलने का रूल बनाया गया है, लेकिन कितना पालन दिल्ली वासी इसका करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।